हेलो दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, या हम उम्मीद करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो हमारी दूसरी क्लास है। हम पहली क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन और पहला चैप्टर का आगे का पार्ट हम लोग समझे थे कि हमारा बिहेवियर स्किल क्या होती है, महत्वपूर्ण बिहेवियर स्किल्स क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लिए थे। जिन्होंने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप लोग जाके देख लेंगे, ताकि क्या होता है ना, आगे जब चीज़ें रिलेट होती हैं तभी हमें पढ़ने में आसानी रहती है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? अपेक्षा निर्धारण। ठीक है, हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं अपेक्षा निर्धारण। अपेक्षा निर्धारण मतलब क्या होता है कि अपेक्षा होता है मतलब एक तरह से उम्मीद होता है। जैसे कि हम लोग समझें कि उम्मीद का मतलब क्या है, अपेक्षा क्या है। कि जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आप लोग कभी बोलते हैं कि अपने दोस्तों की, नहीं हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा ये काम कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज होता है कि अपेक्षा मतलब अपेक्षा रखना, किसी से उम्मीद रखना। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं पे गए किसी काम के लिए, तो आप बोलते हैं वहां पे कि नहीं हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप ये काम हमारा जल्दी से करवा देंगे। तो यही चीज होता है कि अपेक्षा का मतलब क्या होता है, एक तरह से अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं उम्मीद। ठीक है, कि ये हमारा क्या होता है, उम्मीद होता है। ठीक है, अपेक्षा रखना यानी कि उम्मीद रखना कि आप जैसे ही, या आप किसी कंपनी में अगर एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी मैनेजर होता है या जो भी वहाँ का ऑनर होता है, तो वहाँ आप क्या करते हैं, अपेक्षा रखते हैं। जैसे कोई चीज़ आपको कहनी है, उम्मीद लेके जाते हैं कि नहीं हमें आपसे ये अपेक्षा है कि आप हमारी ये मदद करेंगे, या ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो अपेक्षा का मतलब क्या होता है, हमारा उम्मीद होता है। ठीक है, समझ में आया ना सभी को? आगे हम बात करते हैं कि निर्धारण। निर्धारण का मतलब हमारा क्या होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि निर्धारण हमारा क्या होता है। निर्धारण मतलब होता है कि सेटिंग्स। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं निर्धारण करना। जैसे आपने किसी से कोई उम्मीद की, वहां पे आपने कोई एक निर्धारित कर दिया कि मतलब कि हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप 7 दिनों में या एक हफ्ते में या एक महीने में हमारा ये काम कर देंगे। तो वो होता है एक तरह से निर्धारण। और सेटिंग्स मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है, जैसे नई नई चीजें यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आप अपने हिसाब से उसे सेट करते हैं। यानी उसमें क्या होता है, अपने हिसाब से सेटिंग करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे आप लोग एक मोबाइल लेके आते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक, जैसे मान लीजिए मोबाइल लेके आए, तो वहां पे क्या होता है कि जो उसकी सेटिंग्स होती है वो तो वही कंपनी के हिसाब से होती है। अब चलाना किसे रहता है, आप लोगों को चलाना रहता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि उसे अपने हिसाब से सेट करते हैं। कौन सा ऐप कैसे ओपन होना चाहिए, कौन सी सेटिंग कहाँ होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये सारी सेटिंग्स जो होती हैं वो आप लोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सेटिंग्स मतलब क्या है, निर्धारण। आप लोग वहां पे निर्धारित करते हैं कि ये चीज यहाँ से खुलनी चाहिए, ये बटन इधर होना चाहिए, ये सारी चीजें ऐसा होता है। ठीक है, तो आप ये मतलब होता है हमारा सेटिंग्स का। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग हमारा क्या होता है कि अपेक्षा निर्धारण, यानी कि उम्मीद जो होता है, और वहां पे क्या हो, एक निर्धारित हो। मतलब आप किसी व्यक्ति से एक निर्धारित के आधार पर उम्मीद करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो मेरा अपेक्षा निर्धारण होता है। और अपेक्षा निर्धारण का हमारा मतलब क्या होता है कि अपेक्षा निर्धारण नियोक्ता अपने कर्मचारियों से क्या चाहता है, इसके बारे में चर्चा करता है। मतलब कि अपेक्षा निर्धारण के अंदर क्या होता है कि जो वहां का ऑनर होता है, जो मैनेजर होता है, वह एम्प्लॉय से क्या उम्मीद करता है, ठीक है, क्या उम्मीद रखता है, इसके बारे में वहां पे बातें की जाती है अपेक्षा निर्धारण के अंदर। ठीक है, हम लोग, यह एक नया टॉपिक है अपेक्षा निर्धारण, इसके बारे में जानना है। तो अपेक्षा निर्धारण में होता क्या है कि इसमें जो भी मैनेजर या जो भी एम्प्लॉय रहता है, जैसे मान लीजिए आपने ही कोई कंपनी स्टार्ट की, तो आप अपने वर्कर्स जो हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे आप किस तरह से मतलब क्या अपेक्षा रखते हैं। ठीक है ना, कि किस तरह से क्या होता है कि कर्मचारियों से आप क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं अपेक्षा निर्धारण में आता है कि आप उनसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत नियोक्ता अच्छी उत्पादकता के लिए अपने कर्मचारियों से कुछ अपेक्षाएं रखता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ऑनर होता है या जो भी मैनेजर होता है, वो क्या करता है, जो वहां पे वर्कर्स होते हैं उनसे वो क्या अपेक्षा रखता है कि अगर हम इन लोगों से मतलब कोई भी अपेक्षा है, जैसे कि बोले कि ये काम इतने दिनों में करना है, और वहां पे हम सही से ध्यान दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, उत्पादकता अधिक होती है। यानी कि जो हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पे क्या है, उत्पादकता मतलब क्या है, आपने अगर कोई कंपनी खोली है,
अगर वहां पे सही से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या उत्पादन नहीं हो रहा है सही से, तो आप लोग क्या करेंगे, वहां कहीं ना कहीं आप लोग लॉस पे जाएंगे। तो उसका मतलब क्या आता है, अगर जब आप किसी इंप्लॉय या जो वर्कर्स होते हैं आपके यहाँ पे, उनसे अगर अपेक्षा निर्धारण स्पष्ट रूप से करते हैं, तो क्या होता है, उत्पादकता में तो हमारी ग्रोथ होती ही है, ठीक है। और क्या होता है, उससे कर्मचारी जो होते हैं उन्हें काम करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें दिक्कत नहीं होती है, वो लोग भी सही से रेगुलर बेस पे काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो आप जो अपेक्षाएं करते हैं वर्कर से, तो उनके लिए जरूरी है कि उन अपेक्षाओं को वो पूर्ति करें, यानी कि उन्हें वो पूरा करें, ठीक है। समझ रहे हैं आप, अगर मान लीजिए एज ए एम्प्लॉय किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में वर्क करने जाएंगे, तो वहां पे क्या है कि आपसे जो बोला जाएगा, वहां का जो ऑनर है या मैनेजर, वो आपसे जो बोलेगा, जो आपसे अपेक्षाएं रखेगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी पूर्ति आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, कि आप लोगों को वो जो पूर्ति है उसे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट की, आपके यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, उन्होंने, उनसे आपने कहा कि हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि नहीं, ये काम इतने दिनों में करना है। तो अगर वो काम उसे सही से कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि नहीं, उनका जो वर्कर्स है उनके लिए वो जरूरी है कि नहीं, वो चीज करना है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जो उम्मीद अपेक्षाएं रखता है, जिसकी पूर्ति कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए उस अपेक्षा को पूरा करना, उस उम्मीद को पूरा करना उनके लिए जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें होती हैं। और जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं वो हमारी दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक हमारी सबसे पहले जो होती है हमारी अपेक्षा, सबसे पहली एक हमारी अपेक्षा होती है कि प्रदर्शन अपेक्षा है, ठीक है। हमारा एक कौन सा अपेक्षा होती है? प्रदर्शन अपेक्षाएं, ठीक है। प्रदर्शन अपेक्षाएं का मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रदर्शन अपेक्षाएं जो हमारी होती हैं, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी, जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई अपेक्षा रखी गई कि आप ये काम करना है, आपने उसे करके दिखाया, आपने उसे प्रदर्शित करके दिखाया, वो होती है हमारी प्रदर्शन अपेक्षाएं। इसके अंदर जैसे कि हो गया कोई परिणाम हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने कोई काम करके दिखाया, उसका जो परिणाम है वो क्या हो गया कि आपने दिखाया करके, तो प्रदर्शन हो गया करके दिखाने को। इसके अंतर्गत जैसे कोई परिणाम होते हैं, ये सारी चीजें रखी जाती हैं कि आप ये चीज करके दिखा रहे हैं। तो एक तरह से हो गई कौन सी अपेक्षा? प्रदर्शन अपेक्षा, जिसमें आपने कोई वर्क करके दिखा दिया, ठीक है। आपको कोई वर्क दिया गया और उसे आपने करके दिखा दिया, तो वो क्या होता है? प्रदर्शन अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और होती है हमारी अपेक्षा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं व्यवहारिक अपेक्षा, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवहारिक अपेक्षाएं। व्यवहारिक अपेक्षाएं, व्यवहारिक अपेक्षाएं में क्या होता है? व्यवहारिक अपेक्षाएं में हमारा होता है कि जो व्यवहारिक अपेक्षाएं, इसमें क्या होता है कि इसमें करके दिखाना। प्रदर्शन अपेक्षा तो अलग है कि उसमें करके दिखाना है, लेकिन जो व्यवहारिक अपेक्षा है, इसमें मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी फ्रेंड से आपने कुछ अपेक्षा रखा है कि नहीं यार, हमें इतने मतलब इस चीज की जरूरत है, और वो क्या कर रहा है? उस अपेक्षा को पूरी कर रहा है, तो एक तरह से कैसी अपेक्षा हुई? व्यवहारिक अपेक्षा हुई। मान लीजिए आप जैसे किसी कंपनी में एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपके जो जूनियर है या सीनियर है, आपने उनसे कोई हेल्प मांगी या कोई उम्मीद रखी, या मतलब उसी को कह लें अपेक्षा रखा, तो अगर उसे वो पूरा कर रहे हैं, व्यवहार के तरीके से वो पूरा कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? कि व्यवहारिक अपेक्षा हो गया। इसके अंदर जैसे हो गया कि कोई मूल्य, मूल्य मतलब क्या हो गया? जैसे कि रुपए हो गया, जैसे आपने कोई पैसे की हेल्प मांगी, मूल्य हो गया। और उसमें से कुछ व्यवहारिक तरह से हो गया, जैसे व्यवहार हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। मूल्य हो गया, व्यवहार हो गया, और कई चीजें आती हैं जिससे आप क्या करते हैं कि आप व्यवहारिक रूप में हेल्प मांगते हैं, व्यवहारिक रूप में अपेक्षा करते हैं। तो वो चीज क्या होती है हमारी? वो चीज होती है हमारी व्यवहारिक अपेक्षाएं, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है ना कि वो चीज हमारी क्या होती है? व्यवहारिक अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाएं हमारी कितनी होती? दो होती हैं। प्रदर्शन अपेक्षाएं, जिसमें आपको कोई भी काम करके दिखाना होता है, जिसमें कोई ना कोई परिणाम होता है, वो क्या होता है कि प्रदर्शन अपेक्षा होता है। आपसे जो अपेक्षा की जाए उसे आपने करके दिखाया। दूसरी अगर हम लोग बात करें कि व्यवहारिक अपेक्षाएं हमारी क्या होती हैं, तो व्यवहारिक अपेक्षाएं हमारी होती हैं जैसे कोई मूल्य, आपने अगर किसी से कुछ पैसे मांगे, पैसों की अपेक्षा रखी, या आपने कुछ व्यवहार के तौर पर और भी चीजें मांगी, या एक तरह से व्यवहार के रूप में आपने वो और भी कोई चीजें मांगी, तो वो हो गया, ठीक है, कि व्यवहारिक अपेक्षाएं हो गई। इतना हो गया ना। हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है कि प्रभावशाली अपेक्षा निर्धारण।
प्रभावशाली अपेक्षा निर्धारण का मतलब हमारा क्या है कि अपेक्षा निर्धारण जो है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी अपेक्षाएं हैं जो जरूरी होती हैं, उनके उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, प्रभावशाली अपेक्षा निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि प्रभावशाली अपेक्षा निर्धारण यानी अपेक्षा निर्धारण को अच्छा बनाने के लिए हमें निम्न बातों पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि क्या हो गया, उत्कृष्टता को प्रभावित करने वाली अपेक्षाओं का निर्धारण। मतलब यहाँ पे क्या है कि उत्कृष्टता को प्रभावित करने वाली, उत्कृष्टता मतलब क्या है कि एक तरह से उत्सुकता है कि हमारे अंदर जो जिज्ञासा है उसको प्रभावित करने वाली अपेक्षाएं रखनी चाहिए। जैसे कि ऐसी अपेक्षाएं निर्धारित करें जिससे उत्कृष्टता को बढ़ावा मिले, जिससे कर्मचारियों के योगदान में सुधार मिले। मतलब हमें जो है, जैसे कि हम मान लीजिए आप कोई कंपनी स्टार्ट की है तो आपको ऐसी अपेक्षाएं रखनी चाहिए जो कर्मचारी उसको भी उत्सुकता हो काम करने की। ऐसी बेवजह की मतलब अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए कि नहीं ये करना है, ये फालतू काम, ऐसा नहीं। ऐसी अपेक्षाएं रखनी चाहिए जिससे कि जो वर्कर्स है उनको भी उत्कृष्टता मिले। ठीक है, ये मतलब क्या है कि जो हम अपेक्षा निर्धारण है उसमें हमारा पहला पॉइंट हमें क्या है कि उत्कृष्टता को प्रभावित करने वाली हमें ऐसी जो है अपेक्षा रखनी चाहिए जो उत्कृष्टता को प्रभावित करे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि उत्कृष्टता को प्रभावित करने वाली जो हमारी होती हैं वो हमारी क्या होती है, अपेक्षा का निर्धारण, उत्कृष्टता को प्रभावित करने वाली। इसमें क्या हो गया, जैसे कि आपने मान लीजिए वर्कर से आपने कोई उम्मीद की, आपने कोई अपेक्षा की और वो अपेक्षा ऐसी है कि जो वर्कर्स को भी उत्कृष्टता दे कि नहीं हाँ ये काम करने से उसे भी खुशी हो, तो वो चीजें क्या होती हैं, उत्कृष्टता होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने उत्कृष्टता की, आपने अपेक्षा की वर्कर से, उसने काम करके दिखाया। अब आप क्या किए कि आप अपने फायदे के चक्कर में आप मतलब कि ज्यादा ही कुछ वो अपेक्षाएं करने लगे कि नहीं अब इतना काम इतने दिन में करके दो, अब 1 महीने का काम 15 दिन में करके दो। ये सारी चीजें अगर आप करने लगे तो वहां पे क्या होता है कि कर्मचारी को थकान महसूस होने लगती है। क्या होती है, थकान एवं तनाव हो सकता है। अगर आपने ज्यादा अपने प्रेशर दिया कि नहीं, आपने ज्यादा अपेक्षाएं रखी, तो वहां पे क्या हो सकता है कि जो भी कर्मचारी है उन्हें क्या हो सकता है कि उन्हें थकान एवं तनाव दे सकता है वो चीजें कि नहीं अब आप ज्यादा प्रेशर करने लगे हैं। ठीक है, आप अपने से खुद सोचिए कि आप अगर किसी कंपनी में, आप अगर किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय हैं, आप किसी कंपनी में अगर एम्प्लॉय हैं तो वहां पे क्या है, अगर वहां का जो मैनेजर है कंपनी का, मान लीजिए जो भी मैनेजर है, ठीक है, कंपनी का जो मैनेजर है उसने आपसे क्या बोला, आपसे जो अपेक्षाएं कर रहा है, ठीक है, आप एक एम्प्लॉय हैं, आपसे जो अपेक्षाएं कर रहा है उसे आपने कर दिया, तो क्या हुआ, उसे तो प्रॉफिट हुआ, उसने क्या किया, उसे प्रॉफिट हुआ, उसे अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद अगर मैनेजर ने आपसे कुछ ज्यादा ही कि आपको 1 महीने का काम 15 दिन में करना है, 20 दिन में करना है, ऐसी उम्मीद करने लगा, तो आपको क्या होगा, आपको वहां पे थकान महसूस होगी, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके दिमाग में टेंशन रहेगा, यानी कि तनाव भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब हमारा यही है कि जो भी आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है ही, लेकिन ये हमारे पर्सनल लाइफ में और पर्सनल जो ग्रोथ है उसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ से मान लीजिए जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप अगर वर्कर्स से कोई अपेक्षा रखते हैं, यहाँ से हमें क्या सिखाया गया है कि मतलब आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने वर्कर से जो भी अपेक्षा रखते हैं, तो उसमें क्या है, अगर अपेक्षा आप सीमित रखते हैं, ठीक रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उत्कृष्टता तो अच्छी होती है, उन्हें उत्सुकता होती है काम करने की, वो योगदान में सुधार भी करते हैं, योगदान भी पूरा देते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ ज्यादा अपेक्षा की, यानी कि आपने बोला कि नहीं ये काम इतने दिनों में ऐसा करना, ये सारी चीजें करनी, इतना काम करके ही जाना है, तो वहां पे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं थकान देने लगेगा। आपके यहाँ जो वर्कर हैं काम कर रहे हैं उन्हें थकान होगी, तनाव महसूस होगा, तो इधर उधर भागने लगेंगे, उससे क्या होगा कि आपको भी नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि उत्कृष्टता को प्रभावित करने वाली, जिससे आपके यहाँ जो वर्कर हैं उनको भी लाभ हो, उनको भी इच्छा हो, ऐसी हमें अपेक्षाएं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि स्पष्ट होना। स्पष्ट होना में क्या है, नियोक्ता को सदैव स्पष्ट होना चाहिए तथा अपने कर्मचारियों को अपनी अपेक्षा से हमेशा परिचित कराते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पे अगर कोई मैनेजर कोई अपेक्षा रखता है तो उस अपेक्षा का स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या है
कि जैसे कि स्पष्ट होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जो वर्कर्स हैं उनके पास जा रहा है अगर मैनेजर, जो भी उनसे अपेक्षाएं रख रहा है तो स्पष्ट रूप से बोले, जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से बोली जाए कि नहीं आपको बस इतना काम करना है और इतने दिन में कर लेना है। तो वहां से ये क्या होता है कि अपेक्षाएं हमारी स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अपेक्षाएं अगर स्पष्ट रहती हैं तो हमारा क्या होता है, जो काम होता है वो भी जल्दी से होता है, काम क्या होता है, जल्दी से होता है। ठीक है, जो भी हमारा वर्क होता है वो क्या होता है, जल्दी से होता है और स्पष्ट होता है। स्पष्ट होने के साथ साथ ये क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारी जो है, जो भी अपेक्षा आप ले रहे हैं वो एक दस्तावेज पे लिखित होनी चाहिए। यानी कि दस्तावेज पे लिखित है तो उसमें क्या होता है कि आपको कभी कोई चीज दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि आपके मन में अगर कोई आया विचार और आप बोले कि नहीं ये काम करना है, ऐसा नहीं है। वो चीजें लिखित पहले लिख लेना चाहिए, उसे कायदे से उसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ दिन वो प्रोसेस चले उसके बाद बेकार हो जाए, ऐसा नहीं। हमें स्पष्ट रूप से उस पर हमें सोचना चाहिए, सोच विचार करके ही हमें क्या करना चाहिए, दस्तावेज पे लिख लेना चाहिए उसे। और लिखित रूप से जो चीज होता है तो ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, कि दस्तावेज में लिखित होना चाहिए। ठीक है, दस्तावेज में लिखित होना चाहिए। ठीक है, दस्तावेज में लिखित होना चाहिए। इसमें क्या स्पष्ट भी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है, कितने दिन में ये काम हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए और एक तरह से एक जगह लिख के रखनी चाहिए कि कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो भी सही से काम कर लेते हैं और आपको भी कोई लॉस नहीं होता है और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आपको इसको एक एग्जांपल से अपने से रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई कंपनी खोल रखी है, वहां पे वर्कर्स रखे हैं, आपने बैठ के सोच रहे हैं कि यार हम अपनी कंपनी में ये चीज और ऐड कर सकते हैं। तो वहां पे क्या करना है कि ऐड तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको एक तरह से सोचना चाहिए, उसे हमें विचार करना चाहिए कि ये सारी चीजें कैसे हम करेंगे। उसे एक तरह से स्पष्ट रूप से लिख लेना चाहिए और वर्कर्स को आराम से समझा देना चाहिए, नहीं देखो भाई ये चीजें ऐसे हैं, हमें ऐसे करनी है। तो वहां पे क्या होता है, वर्कर्स जो हमारे होते हैं वो भी सही ढंग से करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है और काम भी सही से हो जाता है। तो ये चीजें हैं। अपेक्षा में हमें सबसे पहले क्या था कि हमें उत्कृष्टता को प्रभावित करने वाली, यानी हमें याद रखना है कि ऐसी अपेक्षा रखना है जिससे वर्कर्स को उत्कृष्टता हो। ठीक है, उत्सुकता हो काम करने की, ज्यादा उम्मीद, ज्यादा मतलब अपेक्षा नहीं कर देनी है कि उन्हें थकान ये चीजें महसूस होने लगे। ठीक है, आगे हमने क्या देखा कि स्पष्ट होना चाहिए, जो भी हमारी अपेक्षाएं हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए और दस्तावेज में लिखित होना चाहिए, जिससे क्या होता है काम जल्दी से होता है और आसान होता है, समय की बचत भी होती है। आगे हम देखते हैं क्या है, आगे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई, अगर मान लीजिए आप ही कोई एम्प्लॉय है, आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, अब आपसे बोल दिया गया कि नहीं इतना ये जो पूरा काम है, मान लीजिए कोई आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया, प्रोजेक्ट मान लीजिए वो काफी बड़ा है कि उसमें लगने वाले हैं 60 डेज, और वो आपसे बोल दिया गया कि नहीं ये प्रोजेक्ट पूरा आपको ही करना है और ये इसके आधे दिनों पे करना है। तो आपको क्या होगा, वहां पे आपको वहां पे दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि कोई भी ऐसा काम हो जो ज्यादा बड़ा हो तो उसे हमेशा छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं जहां पे क्या होता है, जहां पे मोटर्स बनते हैं। ठीक है, मोटर कंपनियां जो होती हैं तो वो क्या करती हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी बननी है, जैसे कि मान लीजिए कोई बस हो गया, या जैसे एक तरह से बस बनना है, तो बस के अंदर हमारा क्या होता है कि अगर किसी एक एम्प्लॉय को बोल दिया कि नहीं आपको ही पूरी एक बस कंप्लीट करनी है, ठीक है, मतलब उसे अपने खुद से नहीं, सिस्टम से, जो भी वहां पे इलेक्ट्रिक सिस्टम होते हैं, जो भी मशीनें होती हैं उनके हेल्प से करना है, लेकिन फिर भी क्या होता है बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे अगर यहाँ पे क्या किया जाए, इसे अगर डिवाइड कर दिया गया जाए कई सारे भागों में, कि नहीं भाई जो बस का जो बेस है, जो बस का जो बेस बनाना रहता है वो आपको करना है, किसी एक एम्प्लॉय को दे दिया गया, और जो दूसरा एम्प्लॉय है उसे क्या दे दिया गया कि नहीं भाई आपको बस की बॉडी तैयार करनी है। ठीक है, कि आपको बस की बॉडी तैयार करनी है। उसके बाद क्या बोल दिया गया, जो बस पे लाइट का सिस्टम है, जो लाइट का सिस्टम है वो तीसरे एम्प्लॉय को करना है। इसी तरह और क्या किया गया यहाँ पे, जो हमारा चौथा एम्प्लॉय है उसे क्या दे दिया गया
कि भाई जो इस पे लाइटिंग यानी कि जो वायरिंग का सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिक कार्य है, जो बस के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक कार्य होगा वो किसे करना होगा, वो चौथे एम्प्लॉय को करना होगा इलेक्ट्रिक का कार्य। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कार्यस्थल पर हमेशा बड़े कार्यों को छोटे कार्यों में बांटना चाहिए। अब अगर मान लीजिए आप लोग खुद समझिए, आपको कोई बड़ा काम दे दिया जाए तो आपको दिक्कत होगा, आपके यहाँ पे जो वर्कर्स होंगे उनको भी दिक्कत होगा, या आप लोग कहीं पे काम कर रहे हैं आपको भी बोल दिया जाए कि ऐसा करना है तो आपको भी दिक्कत होगी। लेकिन अगर वहीं पे चीजें को डिवाइड कर दिया जाए, छोटे छोटे कार्यों में बांट दिया जाए, तो थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा और काम भी सही से हो जाएगा। तो वही चीज है, जैसे कोई बस में मान लीजिए जितना सारा जो होता है वो सारी चीजें बांट दिया गया, जो भी अलग अलग पार्ट हैं अलग अलग वर्कर्स को दे दिए गए, छोटे छोटे कामों में उसे बांट दिया गया। तो क्या हुआ वहां पे कि काम भी आसान हो गया, वर्कर्स को ज्यादा थकान भी नहीं लगा और उन्हें आराम से रेस्ट करने का भी मौका मिल गया। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो कर्मचारियों को बड़े लगते हैं। जैसे आपसे एक ही काम बोल दिया जाए कि आप ही को ये करना है तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है, कि ये काम हम यार कितने दिनों में कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, ये जो सारी चीजें होती हैं इन्हें छोटे छोटे कार्यों में तोड़ लेना होता है। ठीक है, तो समझ में आना ये क्या है कि मतलब कि कार्यों को जो होता है, कार्य जो होते हैं कार्यों को छोटे भागों में क्यों तोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि काम में आसानी होती है। ठीक है, इन चीजों को आपको हमेशा रिलेट करते हुए चलना है एम्प्लॉयबिलिटी के साथ साथ। जैसे कि यहाँ पे प्रभावशाली अपेक्षा निर्धारण, अपेक्षा निर्धारण को प्रभावशाली कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि उत्कृष्टता को प्रभावित, जो हमें आगे उम्मीद दिलाए ऐसी चीजों की अपेक्षा रखनी चाहिए। उसके बाद जो भी हम अपेक्षा रख रहे हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। ठीक है ना, स्पष्ट अपेक्षा हमारी होनी चाहिए। और क्या है, जो भी हमारी अपेक्षा है, जो भी हमारा कार्य है, हमने जो भी अपेक्षा किया और उसके बाद जो हम कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके ही करना चाहिए। उससे क्या होता है, आसानी रहती है और काम भी हमारा सही से हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, कर्मचारियों से प्रतिपुष्टि लेना व उनके साथ जुड़ना। प्रतिपुष्टि लेने का मतलब क्या होता है, फीडबैक, यानी कि उनसे कुछ भी सलाह लेना। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, नियोक्ता को अपनी अपेक्षाओं पर अपने जो कर्मचारियों से, यहाँ पे क्या है, अपने कर्मचारियों से, ठीक है, अपने कर्मचारियों से प्रतिपुष्टि लेना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है। समझ में आया, यहाँ पे क्या है कि जो भी नियोक्ता यानी कि एक कंपनी का जो भी ऑनर है उसे क्या करना चाहिए कि उसके यहाँ पे जो भी वर्कर्स है उनसे हमेशा प्रतिपुष्टि लेना चाहिए। प्रतिपुष्टि लेने का मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई अपेक्षा रखी कि ये काम करना है, तो उस चीज को आप अपने वर्कर्स के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए, उनके पास स्पष्ट कीजिए कि यार ये काम हमें इस तरह से करना है। तो वहां पे कई बार क्या होता है कि अगर आपके काम में कोई दिक्कत है तो वहां से वो चीज वर्कर्स भी कुछ आपको अगर बोलते हैं कि नहीं सर ये चीज ऐसे कर लें, तो उसे सुधारना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है कि इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि वर्कर्स की प्रतिपुष्टि लेना जरूरी है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं से उसमें कुछ ना कुछ अगर कमी है तो उसे हम लोग सुधार सकें। और उससे क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको भी थोड़ा अंदर से प्रोत्साहन होता है कि नहीं जो हमारा मैनेजर है, जो भी हमारा मतलब ऑनर है, वो हम पे कितना भरोसा करता है, ठीक है, कि हमसे भी सलाह लेता है काम करने से पहले। तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब यही है कि सभी को सीखना चाहिए। अगर आप भी कभी अगर लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये चीजें जरूरी हैं कि आप भी जो वर्कर्स रखें उनसे सलाह लें। उससे क्या है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके जो वर्कर्स हैं उनमें अनबन नहीं होगा। वो क्या, उनको क्या लगेगा कि नहीं जो हमारा ऑनर है वो अच्छा है, हम पे भरोसा करता है और जो भी चीजें वो हमारे साथ स्पष्ट करता है और हमारे साथ जुड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि यह जो होता है इसमें भी वर्क जो होता है हमारा जल्दी से होता है और इसमें हमारा जो भी कर्मचारी है उनको प्रोत्साहन होता है। और वहां पे जो भी हमारी जो वर्कशॉप है, जो भी हमारा वर्कशॉप है, वर्कशॉप का माहौल जो होता है अच्छा बना रहता है। वर्कशॉप का जो माहौल होता है वो हमेशा कैसा होता है, वर्कशॉप का माहौल अच्छा होता है। ठीक है, वर्कशॉप का माहौल जो होता है वो अच्छा होता है। किसे, अगर आप वर्कर के साथ, कर्मचारियों के साथ प्रतिपुष्टि अच्छे से कर रहे हैं और उनके साथ जुड़ रहे हैं तो आपकी जो वर्कशॉप है वहां का माहौल अच्छा होगा, या आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो
अच्छे से चलेगा और आपकी क्या होगी, ग्रोथ भी होगी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है हमारा, मूल्यांकन एवं अनुसरण करना। यहाँ पे क्या रखना है हमें, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई अपेक्षा रखी, आपने वर्कर्स से कोई अपेक्षा तो कर दी कि हमें भाई ये जो काम है, मान लीजिए कि जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि आपने क्या किया, जो भी जैसे बस है, जो भी बस बनती है या भी जो भी चीजें बनती हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए बस हो गया या ट्रक ले लें यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या, ये जो सारी चीजें बनती हैं, तो यहाँ पे क्या हमें करना है कि हमने आप वहां पे अपेक्षा तो कर दी कि इसे इतने दिनों में और इस तरह से कंप्लीट करना है, लेकिन इतने दिन का हमने टाइम दिया कि इसे 7 दिन में कंप्लीट करना है या 1 मंथ में कंप्लीट करना है। ठीक है, आप लोग इसे खुद सोचिए कि आपने बोला कि 1 मंथ में कंप्लीट करना है, लेकिन आप क्या है कि आप वहां पे मूल्यांकन करने के लिए, यानी कि वहां पे देखरेख करने के लिए 2 महीने से नहीं गए हैं। 1 महीना बोल के आप 2 महीने से गायब हैं, तो वहां पे जो वर्कर्स होंगे उनको क्या होगा कि वर्कर्स को भी डिमोटिवेट होंगे, उनको क्या दिक्कत होगी कि यार हमारा जो ऑनर है वो सही से देखरेख नहीं करता है। इसलिए अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए समय पर कार्य का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए, तभी हमारी अपेक्षा की जो है पूर्ति होगी सही से। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं ना कहने का मतलब, कहने का मतलब यही है कि जो भी आप अपेक्षा रख रहे हो वर्कर्स से, उसका क्या करें, मूल्यांकन करें। ठीक है, उसका मूल्यांकन करें जाके और वर्कर के साथ वहां पे बातचीत करें और उन्हें जो भी चीजों की जरूरत हो रही समय समय पे उन्हें प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा कि उसमें जो अभी आपने अपेक्षाएं रखी हैं वो और जल्दी भी हो सकती हैं। आपने 1 मंथ का बोला है, वो और जल्दी भी हो सकता है, 20 दिनों में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वहां पे मूल्यांकन करने या अनुसरण करने, मूल्यांकन मतलब हो गया आप देखरेख करने नहीं पहुंचे, अनुसरण मतलब क्या हो गया कि वहां की चीजें जो कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, इन चीजों पे आपने अगर ध्यान नहीं दिया, अनुसरण नहीं किया, तो क्या होगा, वहां पे जो आपके वहां का जो माहौल है वो भी बिगड़ जाएगा, और जो वहां के वर्कर्स हैं, क्या है, जो भी आपके यहाँ के वर्कर्स हैं उनका भी क्या होगा, डिमोटिवेट होंगे। वर्कर्स जो हैं यानी कि जो भी वहां पे एम्प्लॉय हैं उनका क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय हैं वो क्या होंगे, डिमोटिवेट होंगे। क्या होंगे, डिमोटिवेट होंगे। ठीक है, उन्हें हमेशा क्या होगा कि ऐसा लगेगा नहीं यहाँ पे सही नहीं, हमें सही से काम नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा है, हमारी ग्रोथ कैसे होगी, ये चीज़ों के बारे में वो सोचने लगेंगे। उससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा। और इससे क्या होता है कि एक चीज़ और होती है, आपके वर्कशॉप का जो माहौल होता है या आपकी जो कंपनी का माहौल होता है, यानी कि वर्कशॉप का माहौल जो होता है अच्छा नहीं रहता है, वर्कशॉप का माहौल अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, अगर आप लोग समय पे मूल्यांकन नहीं करते हैं तो वहाँ का जो माहौल है अच्छा नहीं रहता है। और अगर वहाँ पे आप समय से मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, अगर मूल्यांकन समय पे करते हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो माहौल होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो वहाँ का जो माहौल होगा हमेशा क्या होगा, अच्छा होगा एक तरह से। ठीक है, हमेशा क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना कहने का मतलब कि यहाँ पे सारी चीजें होती है, एक निगेटिविटी भी चलती है और पॉजिटिविटी भी चलती है, इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मूल्यांकन आप लोग समय से अगर करते हैं आपकी कंपनी का, या आपकी कंपनी की देखरेख सही से करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ का माहौल अच्छा होगा, जो भी वर्कर्स होंगे वो आपके साथ खुश रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये आपको सभी को समझ में आया, तो आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि सीखने के वातावरण का निर्माण। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि सीखने के वातावरण का निर्माण। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपने कोई कंपनी खोली, ठीक है, ध्यान से समझें सभी लोग, आपने कोई कंपनी खोली, वहां पे क्या हुआ कि आपने जो भी अपेक्षाएं थी, अपेक्षाएं जो भी रखी, आप अपेक्षाएं भी रखे, अपेक्षाएं करते रहे, और जो भी वर्कर्स हैं वो काम भी करते रहे। ठीक है, अपेक्षाएं आपने रखी कंपनी में, काम भी करते रहे। मान लीजिए कोई भी वर्कर्स है जिन्हें मान लीजिए 1 साल हो गया है पूरा काम करते हुए, अब आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, थोड़ा सा और कहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट लेवल पे जो ले जाना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या होगा कि जब भी आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे तो जो आपके यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सीखने के वातावरण का निर्माण। यानी कि आपको कंपनी में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें सिखानी पड़ेंगी, यानी कि लर्न करानी पड़ेंगी। ठीक है, लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा वर्कर्स की। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग नए कौशल सीखने के लिए परस्पर संलग्न होते हैं। ठीक है, परस्पर क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। यह एक ऐसा स्थान होता है जो भी ये तैयारी का मतलब कि एक तरह से सीखना बोल दे, तो ऐसे चीजों के लिए कई बार होता क्या है, वर्कर्स अंदर से इच्छुक रहते हैं। वहां पे क्या करते हैं कि केवल कौशल जो होता है सीखने के लिए परस्पर संलग्न रहते हैं। वहां के जो होते हैं वर्कर्स, वो नया कौशल, आप लोग ही खुद से सोचिए, अगर आपको बोला जाए कि नहीं चलो आपको ये सिखाया जाए, ये आपको काम देगा, तो आप क्या होंगे, अंदर से इच्छुक होंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग क्या करेंगे, वहां पे संलग्न होंगे। मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वहां पे आपसे बोला गया कि नहीं आप जो है इतने दिन हो गए, अब हम अपनी कंपनी को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आप आईटीआई में पढ़ते हैं, तो आईटीआई में जैसे बोला जाता है कि आपको इतने 15 दिन के लिए बाहर जाना है, वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, तो आप लोग अंदर से इच्छुक रहते हैं ना, और सभी लोग जाते हैं, कॉलेज चाहे कोई ना जाए लेकिन ट्रेनिंग में सभी लोग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा कंपनी में होता है कि जैसे ही कुछ नई चीजें कंपनी में होती हैं, ऐसा तो है नहीं हम लोग एक ही चीज, मान लीजिए जैसे मोबाइल फोन कंपनी मोबाइल फोन बना रही है, तो ऐसा तो नहीं नया मॉडल नहीं लाएगी। ठीक है, जब भी कोई नया मॉडल लाएगी तो वर्कर्स को क्या होगा, थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा। वहां पे एक ट्रेनर होगा जो उस मॉडल पे काम कर रहा है, तो वो उन वर्कर्स को भी सिखाएगा। ठीक है, तो वही चीज है कि एक ऐसा स्थान होता है जहां लोग नए कौशल सीखते हैं, यानी कि नई स्किल सीखते हैं। कौशल का मतलब हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्किल होता है। ठीक है, नई स्किल सीखते हैं, और नई स्किल सीखने के लिए तो सभी लोग इच्छुक होते हैं और परस्पर संलग्न होते हैं। यानी कि परस्पर संलग्न का मतलब बराबर से सभी लोग वहां पे हिस्सा लेते हैं और जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई ट्रेनर है, कोई चीज सिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लोग उसे क्या करते हैं, पसंद भी करते हैं। ठीक है, लोग उसे पसंद भी करते हैं। जैसे आपको ही कुछ सिखाया गया, आपको अच्छा लग रहा है, नया नया सीखने में सभी को अच्छा लगता है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं, अगर किसी कंपनी में नई चीजें सिखाई जा रही हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो उसे पसंद भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब आप लोग वहाँ पे क्या हुआ कि आप लोगों को कंपनी में आप लोग वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सिखाया गया, आपको ट्रेनिंग दी गई, तो आप लोग क्या करते हैं, सीखने में इच्छुक होते हैं, और वहाँ पे जो भी सीखने को मिलता है तो सभी लोग सही से जाते भी हैं और अंदर से इच्छुक भी रहते हैं कि हम ये सीखें। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि सीखने के वातावरण का निर्माण। हमें अगर नया कुछ लॉन्च भी नहीं कर रहे हैं, कंपनी को अगर नेक्स्ट लेवल पे भी नहीं ले जा रहे हैं, तो हमें हर एक चीज को, हर एक मतलब एक साल के अंदर उस चीज को सिखाना चाहिए। हमें अपने कंपनी में एक ऐसा वातावरण जो होता है रखना चाहिए कि भाई साल में एक बार क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कराएंगे चीजों को, तो वहां पे लोग भी क्या होंगे, इच्छुक होंगे और आपके साथ सही से जुड़े रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या है, सकारात्मक अधिगम वातावरण निर्माण के घटक। यानी कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, वातावरण निर्माण के घटक, मतलब कि आप जो चीज यहाँ पे क्या था पीछे, यहाँ पे क्या था कि सीखने के वातावरण का आप लोग निर्माण कर रहे थे। तो सीखने के वातावरण का जब निर्माण कर रहे थे, तो वहां पे कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन कौन सी चीजें हमें करना चाहिए, तो इन चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सकारात्मक अधिगम। अधिगम मतलब क्या होता है कि सीखने का जो होता है, सिखाने का काम जो होता है, अधिगम वातावरण निर्माण के घटक, यानी कि एक अच्छे वातावरण के निर्माण के जो घटक होते हैं उन पे हम बात करते हैं। तो सबसे हमारा जो पहला है, सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, सहयोगात्मक सीखने के माहौल का निर्माण। सहयोगात्मक सीखने के माहौल का निर्माण क्या है, जैसा कि आप लोग इतने से ही समझ पा रहे होंगे, सहयोगात्मक यानी कि सहयोग करना, यानी कि एक ऐसा माहौल रखना चाहिए कि जहां पे अगर कोई चीज सिखाई जा रही है, अगर मान लीजिए कोई दो लोग हैं, अगर कोई दो लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन दोनों को कोई चीज सिखाई गई, मान लीजिए इसे कम समझ में आया, तो ये जो एक दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा एम्प्लॉय है, अगर इसकी क्या कर देता है, हेल्प कर देता है,
यानी कि सहयोग कर देता है सीखने में, तो वो क्या होता है कि सहयोगात्मक सीखने का माहौल। यानी कि वहां पे ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई किसी को सिखाएगा नहीं, हमेशा एक ऐसा माहौल रखना चाहिए कि नहीं, हाँ सहयोगात्मक माहौल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं लैंग्वेज क्या है कि एक सहयोगात्मक माहौल अधिगम करता है, यानी कि सीखने वाले को एक प्रेरक का कार्य करता है। सहयोगात्मक माहौल जो होता है, जो भी अधिगम करता होता है, यानी जो भी सीखने वाला होता है, उसके लिए प्रेरक का कार्य करता है। प्रेरक का कार्य किस तरह से करता है? मान लीजिए कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं, जैसे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि आपकी क्लास में कई लोग होते हैं जिन्हें कई चीजें कम समझ में आती हैं, तो वो क्या है कि टीचर से नहीं पूछ पाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो फ्रेंड हैं, जो आप साथी हैं, जो पढ़ने में सही, उन्हीं से पूछते हैं। तो वहां पे टीचर जो है उसको छूट देनी चाहिए कि नहीं, हाँ जो जिन्हें भाई हमसे डर लगता है, नहीं पूछ पाते हैं, तो अपने साथियों से पूछ सकते हैं। तो ये चीजें क्या होती हैं, अगर आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं तो क्या होता है, वहां पे कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं जिन्हें कम समझ में आता है, तो उनके लिए प्रेरक, मतलब प्रेरक की तरह कार्य करता है। कैसा? प्रेरात्मक कार्य होता है कि नहीं, हाँ हमें भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं समझ में आएगा तो हम अपने साथी से पूछ लेंगे। तो एक सहयोगात्मक माहौल, क्लास हो या कोई भी इंडस्ट्री हो या आपका कोई भी कंपनी हो, वहां पे जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हर एक चीज आप जो समझा रहे हैं इम्प्लॉय जो एक ही बार में समझ जाए। कोई इम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, तो वो जो सीख जाते हैं, लेकिन कई कई इम्प्लॉय नहीं सीख पाते हैं। तो ऐसा माहौल रखना चाहिए कि वो एक दूसरे का सहयोग कर लें, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सहयोगात्मक सीखने का माहौल। ठीक है, जिससे जागरूकता उत्पन्न होती है। जिससे क्या होता है, जागरूकता उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए भाई दो दो टाइप के बच्चे हैं क्लास में, एक मान लीजिए ज्यादा पढ़ता है, एक कम पढ़ता है। ठीक है, अब ये बच्चा किस लिए कम, मान लीजिए तो पहले से ही कम पढ़ रहा है, टीचर अलग से इसको डांट रहा है। ठीक है, कंपनी मान लीजिए, एम्प्लॉय मान लीजिए इसको, ठीक है, काम ये कम कर पा रहा है, कई चीजें नहीं बन रही, मैनेजर इसको अलग से डांट रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सहयोगात्मक माहौल है, इससे क्या होता है, अगर कोई सहयोग भी कर दे रहा है तो इसके अंदर जागरूकता होगी। जो बच्चा कम पढ़ने वाला है उसके अंदर भी जागरूकता होगी कि नहीं, यहाँ हम पढ़ सकते हैं, हमारे लिए भी यहाँ पे सहयोगात्मक माहौल है, सहयोग हमारा किया जाएगा, जिससे क्या होती है, जागरूकता उत्पन्न होती है। तो ये जो बच्चा होता है, अगर इसकी हेल्प करता है, सहयोग करता है, तो इसके अंदर भी जागरूकता उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसे में अधिगम करता ऐसा महसूस करते हैं कि विभिन्न कार्यों के होने में उनका भी सहयोग है। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन का मतलब हमारा क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कि क्या है, कोई कंपनी है, यहाँ पे क्या एम्प्लॉयबिलिटी तभी समझ में आएगी जब आप लोग इससे रिलेट करके चलेंगे। ऐसे में अधिगम करता ऐसा महसूस करते हैं कि विभिन्न कार्यों के होने में इनका भी सहयोग है। जैसे कि कई बार आप लोगों के साथ होता है कि कोई मान लीजिए कुछ चीज समझाई जा रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो भी सीनियर होते हैं आपके, काम करने गए, काम करने में वो अगर भूल गए, तो आपने उनकी अगर सहयोग की, तो वहां पे क्या हुआ कि आपको भी अंदर से फील होगा कि नहीं, हाँ इस काम को करने में भी हमारा भी सहयोग रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि अगर सहयोगात्मक माहौल है तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी अभिकर्ता होता है उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम हमारी वजह से भी हुआ है। जैसे कोई कंपनी में मान लीजिए कि दो एम्प्लॉय हैं, एक हमारा एम्प्लॉय ये हो गया और एक एम्प्लॉय हमारा ये हो गया। अब ये सीनियर है, ये जूनियर है, तो मतलब क्या, जो यहाँ पे इनके उनको इनका जो ट्रेनर है उसने तो भाई दोनों को साथ में ट्रेनिंग दी, यहाँ पे दोनों को साथ में ट्रेनिंग दी। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो सीनियर एम्प्लॉय है, मान लीजिए कुछ चीजें इसको भूल गई, कुछ चीजें इसको भूल गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये कोई काम करने जाएगा, किसी प्रोजेक्ट में काम करने जाएगा, तो अगर ये कुछ चीजें भूल गया, अगर इसके जूनियर ने इसकी हेल्प कर दी, कुछ भी अगर इसकी हेल्प कर दी, तो क्या होगा कि इसको जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, कहीं ना कहीं लॉन्च होगा, तो इसको क्या क्या होगा, इसे भी अपने अंदर महसूस होगा कि नहीं, इस काम को करने में इसमें हमने भी सलाह दी, तो ये काम मेरी वजह से भी पूरा हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और जो इसे काम में दिक्कत होगी तो ये एम्प्लॉय जो हेल्प करेगा, तो वो उसे भी क्या होगा, इस एम्प्लॉय को भी महसूस होगा कि नहीं, इस काम को करने में हमारा भी सहयोग होगा। ठीक है, समझ में आया ना? एक तरह से मतलब ये होता है, सहयोगात्मक माहौल का मतलब क्या होता है, सहयोग करना। उससे क्या होता है, जब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, सबको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ये काम
हमारी वजह से भी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना, कि ये काम हमारी वजह से हो रहा है, विभिन्न कार्यों के होने में इनका भी सहयोग है, ऐसा इम्प्लॉय को महसूस होना जरूरी है, ठीक है। अगर उन्हें महसूस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होंगे और आपकी कंपनी के लिए वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप जब भी मतलब आपकी कंपनी है या जो भी कंपनी होती है तो वहां पे ये चीज होना जरूरी होता है, सहयोगात्मक माहौल। जो भी यहाँ पे जो भी सीखने का निर्माण किया गया तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए, सहयोगात्मक सीखने का माहौल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को कि सहयोगात्मक सीखने का माहौल होना जरूरी है। आगे हम लोग बात करते हैं कि अधिगमकर्ता के आवश्यकता को जानना। अब यहाँ पे क्या है कि अधिगमकर्ता जो भी सीखने वाला है, जो भी सीख रहा है, तो उसकी आवश्यकता को जानना कुछ वस्तु या स्वतंत्रता की कामना करता है। यानी कि जो भी सीखने वाला होता है, अधिगमकर्ता होता है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेनर है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, कि आपने बोला कि नहीं सर हमें ये चीज समझ में नहीं आया, इसे प्रैक्टिकली करके बताइए। तो और क्या होता है कि ये आपको जो स्वतंत्रता मिल रही है कि नहीं आप लोग पूछ सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो ये चीज होना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि अधिगमकर्ता, ये सेकंड जो पॉइंट है हमारा, अधिगमकर्ता के आवश्यकता को जानना कि उसे किस चीज की जरूरत है। जैसे कि कोई टीचर पढ़ाता है तो वो एक तरह से समझता है कि जो स्टूडेंट है उसे किस चीज की जरूरत है, किस वस्तु की जरूरत है, कितनी फ्रीडम की जरूरत है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे दो, ज्यादा ही स्वतंत्रता दे दो, उससे वो कि नहीं जो स्टूडेंट है वो पढ़ने ही ना लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वैसे ही बोला गया है कंपनी के लिए कि जो भी ट्रेनर जो होता है वो एम्प्लॉय को जो भी ट्रेनिंग दे रहा होता है, मान लीजिए कोई ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें हमें इक्विपमेंट की जरूरत है, कुछ वस्तुओं की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ वस्तुओं की जरूरत है, यहाँ पे अगर कुछ वस्तुओं की जरूरत है ट्रेनिंग के दौरान तो क्या होना चाहिए, वो उसे प्रोवाइड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि नहीं वो अपने से कर सके, और उसे वो चीजें क्या होना चाहिए, जो वस्तुएं उसे प्रोवाइड होनी चाहिए, उसे वहां पे उपस्थित होनी चाहिए वो सारी चीजें। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी होती हैं, ठीक है, आपकी जो कंपनी है उसके लिए अच्छा होता है। क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, एक बार में नहीं सीख पाता है, तो वो कहीं ना कहीं ये कामना करता है कि ये चीजें हमें मतलब हम खुद से करें, कभी जब हम खाली टाइम है तो प्रैक्टिस कर सकें। तो उसे भी वो स्वतंत्रता चाहिए होता है, उस स्वतंत्रता की वो भी उम्मीद करता है और कामना रखता है कि नहीं हमें भी ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि हम वस्तुओं का उपयोग कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग की वस्तुएं वो आप बोलिए नहीं, जब तक ट्रेनिंग तब तक ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग बोल सकते हैं कि नहीं हाँ आपका जब भी मन है आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, बस चीजों को सुरक्षित रखना है, आप इतना बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये नहीं करना है कि आपको वहां पे बोल देना कि नहीं इतने दिन के इतने देर के बाद आप वो चीजें यूज नहीं कर सकते हैं। प्रशिक्षक को आवश्यकता और स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए, वही चीज जो अभी आपको बताया गया, जो भी प्रशिक्षक है उनके लिए ये चीजें याद रखनी चाहिए कि जो आवश्यकताएं हैं और जो स्वतंत्रता है उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ाता है, कई बार आप लोगों के साथ होता है कि कई चीजों की स्वतंत्रता न होने के कारण आप लोग क्लास में नहीं पूछ पाते हैं। इसी तरह कंपनी में भी होता है कि कुछ एम्प्लॉय, जो कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो बाउंडेशन लगा के रखती हैं कि ये चीज आप नहीं पूछ सकते, वहां पे स्वतंत्रता नहीं होती है कि आप ये चीज नहीं पूछ सकते। तो वहां पे क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें सही से नहीं हो पाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे इसीलिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने खुद की भी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्या कर सकते हैं कि वहां पे ये चीजें जरूरी हैं, आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो भी प्रोवाइड करें और अपने एम्प्लॉय को स्वतंत्रता भी दें। इससे क्या होगा, कई बार जो चीजें आपके समझ में नहीं आ रही हैं, कई बार एम्प्लॉय को समझ में आ रहे तो आपको बता सके, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं हम मैनेजर हैं या हम यहाँ के बॉस हैं या हम यहाँ के ऑनर हैं तो हम एम्प्लॉय से नहीं सीखेंगे, ऐसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया ना ये चीज। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, सकारात्मकता बनाए रखना। सकारात्मकता बनाए रखने का मतलब हमारा क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पे प्रशंसा अधिगमकर्ता के प्रोत्साहन उत्पन्न करती है। अधिगमकर्ता में क्या है, प्रोत्साहन उत्पन्न करती है। सकारात्मक प्रशंसा माहौल को आनंदमय बनाती है, ठीक है, जिससे अधिगमकर्ता के साथ,
ठीक है, संपादन करने, सीखने के प्रयासों को सही दिशा देने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पे क्या समझ में आया आप लोगों को कि प्रशंसा जो है अधिगमकर्ता में प्रोत्साहन उत्पन्न करती है, सकारात्मकता बनाए रखना। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए ट्रेनिंग चल रही थी, आपने कुछ चीजें सीखी, आपने क्या किया, सीख लिया, तो वहां का जो ट्रेनर है उसने आपसे आके बोला कि नहीं, आपकी प्रशंसा की, नहीं हाँ आप बढ़िया, बहुत बढ़िया कि आप ये चीज सीख गए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि एक प्रोत्साहन उत्पन्न होता है, अंदर से एक प्रोत्साहन या खुशी मिलती है कि नहीं यार, हमें देखो हमने ये चीज सीखा, तो ये चीज हमें मतलब कि प्रोत्साहन मिला। तो उससे क्या होता है, कई बार जो और भी इम्प्लॉय होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि यार क्यों नहीं, अगर इसे प्रोत्साहन मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए। इसीलिए क्या है कि ये चीज जरूरी है, सकारात्मकता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। अगर कोई इम्प्लॉय है जो मान लीजिए तुरंत नहीं सीख पा रहा है, उसको 10-15 दिन लग जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उसके अंदर उसके लिए आप निगेटिव सोच रख लें, नकारात्मक सोच रख लें कि नहीं यार ये बेकार है, ये नहीं सीख पाएगा, ऐसा नहीं। उसके प्रति भी सकारात्मक विचार रखना चाहिए कि नहीं, सीखोगे, जल्दी सीखोगे, कोशिश करते रहोगे तो सीख जाओगे। ये चीज हमें रखनी है। ये चीजें आपको रिलेट कर रही हैं आपके खुद के, आपके पर्सनल लाइफ से भी इन्हें रिलेट करना है। ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है कि जैसे आपने कंपनी खोली, आपने क्या किया, आपने कोई भी वर्कर्स रखे, वहां पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसे उसके लिए हमारे अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं रखने हैं, हमेशा सकारात्मक विचार रखने हैं कि नहीं हाँ इसे हम सिखा लेंगे, उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे तो वो भी इम्प्लॉय जो है, जो वर्कर है, वो भी सीख जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे जो आ गया यहाँ पे, जिससे अधिगमकर्ता के साथ संवाद, ये हमारा यहाँ तक है, ये इसके आगे नहीं है, मिस टाइपिंग हो गया यहाँ पे, इसे आप लोग नहीं देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक का है। ठीक है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ इतना ही है कि प्रशंसा अधिगमकर्ता में प्रोत्साहन उत्पन्न करती है, सकारात्मकता प्रशंसा माहौल को आनंदमय बनाती है। यहाँ पे आनंदमय देखो माहौल को कैसे बनाएगा, आपने अगर किसी की प्रशंसा की तो वहां पे क्या होगा, मजा आएगा सभी को, सभी लोग खुश होंगे। ठीक है ना, हैप्पी रहेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां का जो माहौल होगा वो अच्छा बना रहेगा। समझ में आ रहा है ना, वहां का जो माहौल है वो हमेशा क्या होगा, अच्छा होगा। वहां का जो माहौल है वो हमेशा अच्छा बना रहेगा, माहौल जो है वो हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये चीज होती है। ये समझ में आया ना, सकारात्मकता हमें क्यों बनाए रखना है। ठीक है, सकारात्मकता बनाए रखना मतलब सकारात्मकता हमें क्यों बनाना है, क्योंकि उससे जो वर्कर होते हैं, जो सीखने वाला होता है, अधिगम करता होता है, उन्हें प्रोत्साहन उत्पन्न होता है और वहां का जो माहौल होता है वो आनंदमय बना रहता है। ठीक है, इसलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या है, प्रतिपुष्टि देना। प्रतिपुष्टि मतलब क्या होता है, फीडबैक। ठीक है, प्रतिपुष्टि मतलब होता है कि फीडबैक देना। ठीक है, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक देना। प्रतिपुष्टि अधिगमकर्ता के साथ संवाद करने एवं उनके सीखने के प्रयासों को सही दिशा देने का तरीका है। यह अति महत्वपूर्ण है, इससे यह पता चलता है कि कहाँ सुधार करना है। प्रतिपुष्टि हमारा क्या है कि अधिगमकर्ता के साथ संवाद करने एवं उनके सीखने के प्रयासों को सही दिशा देने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए प्रतिपुष्टि क्या है, प्रतिपुष्टि हमें क्यों रखना चाहिए, इस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। कि मान लीजिए आपने किसी को कुछ सिखाया, आपने अपने यहाँ पे आपने कंपनी पे अपनी ट्रेनर बुलाया और वहां पे आपने सिखाया, उसे सिखाने में आपने क्या किया कि प्रतिपुष्टि, यानी कि जो भी वर्कर्स जो नहीं सीख पाए उन्हें आपने फीडबैक दिया, उन्हें प्रतिपुष्टि कराया, जो भी अभिगमकर्ता के साथ संवाद किए, मतलब उनके साथ बातचीत किए। ठीक है, एवं उनके सीखने के प्रयासों को सही दिशा देने का तरीका। मान लीजिए आप सिखा रहे हैं, वो सही तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं, तो प्रतिपुष्टि का मतलब क्या, उन्हें फीडबैक देना, उनका साथ देना। ठीक है, कि आप उनके साथ संवाद करें, उनसे पूछें, उनसे बात करें कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, फिर क्या करें कि उन्हें उनके प्रयासों के हिसाब से उन्हें एक सही दिशा दें। वो पता चलता है कई बार क्या होता है, कई बहुत सारी भीड़ होती है, उसमें क्या होता है, कई एम्प्लॉय को मतलब ट्रेनर जो होता है कई लोगों को नहीं देख पाता है, वो गलत तरीके से करते रहते हैं, वो बताता कुछ और है, करते कुछ और रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है कि हमें ऐसा रखना चाहिए, प्रतिपुष्टि देना। प्रतिपुष्टि देना भी हमें अपने कंपनी में मतलब एक ऐसा पार्ट रखना चाहिए कि हम प्रतिपुष्टि भी दें। ठीक है, जो भी सिखाने का काम चल रहा है वहां पे प्रतिपुष्टि देना भी रखना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो ट्रेनर होगा या जो भी इम्प्लॉय होगा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आके वहां पे संवाद करेगा अपनी जो भी चीजें। संवाद का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बातचीत होता है।
संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत होता है। क्या होता है? बातचीत। ठीक है, जैसे कि होता नहीं है कि संवाद का मतलब हमारा क्या होता है? बातचीत होता है। क्या होता है संवाद का? बातचीत। जैसे कि कई बार होता है कि कई सारी चीजें आती हैं न्यूज पे, जो अक्सर देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है? बातचीत चल रही है। वहां पे क्या चल रहा होता है? संवाद चल रहा है, कि आज इन लोगों के बीच में संवाद चल रहा है, बातचीत हो रही। वही चीज होता है कि हमें ऐसी मतलब अपने कंपनी में स्वतंत्रता रखनी चाहिए पुष्टि की, कि जो भी इम्प्लॉय जिसे नहीं समझ में आ रहा, तो वो सिखाता जो है, प्रशिक्षक जो है, उसके पास जा सके और उससे क्या कर सके? संवाद कर सके, बातचीत उससे कर सके, उससे पूछ सके ना। वही चीज होता है हमारा क्या, कि पुष्टि करना, फीडबैक देना, उसके सीखने के प्रयासों को सही दिशा देना। यह अति महत्वपूर्ण है। ये क्या है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यह अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है ना, यह जो है अति महत्वपूर्ण है। इससे यह पता चलता है कि कहाँ सुधार करना है। अब देखिए, जैसे कि आपके यहाँ पे कोई इम्प्लॉय है, आप मान लीजिए एज ए ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई इम्प्लॉय है, उसे वो नहीं समझ में आया तो आपके पास आएगा, बातचीत करेगा, तो आप उसमें समझेंगे कि कहाँ ये गलत तरीके से कर रहा है। ठीक है ना, गलत तरीके से कहाँ पे कर रहा है, इससे पता चलता है कि सुधार कहाँ करना है। ठीक है, आपको पता चला कि यार हम तो ऐसे बता रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। कई बार ऐसे ही होता है कंपनी में, जब सिखाया जाता है, कई बार बोला जाता है कि यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कोई जॉब है, कई बार बोला जाता है कि आपको इधर से सेट स्क्वायर रख के इसको ऐसे मापना है। कई लोग क्या करते हैं, इधर से सेट स्क्वायर रख के ऐसे नापते रहते हैं, है ना। जॉब में आपको कई बार मार्किंग किए होंगे ना, तो उसमें बोला जाता है कि नहीं, जॉब के इस साइड से हमें लगाना है, उसमें जो सेट स्क्वायर को, जो मोटा भाग होता है, जो उसका बेस होता है, उसे लगाना रहता है। उसके बाद 90 डिग्री इसकी चेक करना है, समतलता है या नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसके ब्लेड को लगाते रहते हैं उसके बेस पे, उसके बाद कहते हैं ये समतलता नहीं है, उसके आधार से एंगल चेक करते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो जब आप वहां पे टीचर को खुल के बताएंगे, जब वहां पे छूट होगी क्लास में, तो क्या कर पाएंगे आप? वहां पे बता पाएंगे, उनसे बातचीत कर पाएंगे कि सर हमें ये चीज चलाना नहीं आ रहा है। तो ये चीजें कंपनी में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है, कई बार ट्रेनर भी होता है, उसको भी पता चल जाता है कि बच्चे क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना ये टॉपिक, कि प्रतिपुष्टि जो होता है हमारा क्या होता है? प्रतिपुष्टि सभी को समझ में आया ना, कि प्रतिपुष्टि हमारा होता है एक तरह से प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना, किसी की सहायता करना या किसी की हेल्प करना, ये होता है हमारा प्रतिपुष्टि। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या? सफलता का जश्न मनाना। जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को सफलतापूर्वक करता है, तो प्रशिक्षक को उसके कार्यों में प्रशंसा करनी चाहिए। भाई ये देखो, ये अपनी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, कुछ लोग तो भाई समझ रहे होंगे कि सफलता का जश्न मनाना मतलब पार्टी करना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब केक वेक काटना, ये सारी चीजें नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी मतलब क्या होता है कि आप क्या करें कि कंपनी का एक ऐसा सिस्टम रखें कि वहां पे जैसे कोई इम्प्लॉय है, वो सीख जा रहा है, तो वहां पे क्या रखें कि उसका क्या है, उसे मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से जश्न मनाना। मतलब क्या होता है, उसको वहां पे सबके सामने ले जाएं और बोले नहीं, उसकी पीठ थपथपाएंगे नहीं, देखिए ये है, ये मतलब कि जैसे क्लास में नहीं होता है कई बार, जब जो लड़का होता है फर्स्ट रैंक आता है, तो उसको सबके सामने लाया जाता है, उसको शाबाशी दी जाती है। ठीक है, उसमें सबके सामने उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, तो उस समय जो जश्न, मतलब उस समय जो खुशी का माहौल होता है, तो यहीं पे ये चीज दिखाया गया है कि कंपनी में भी हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भी इम्प्लॉय सही से काम कर रहा है, सही से सीख रहा है, तो उसको हमेशा सभी वर्कर्स के सामने एक मीटिंग रख के लाना चाहिए, उसे भी वहां पे सारी चीजें बतानी चाहिए कि किसने क्या कैसे किया। इस तरह से एक खुशी का माहौल बनाना चाहिए। अगर कोई वर्कर्स आपके लिए मेहनत कर रहा है दिन रात, और वो कोई सफल काम कर रहा है आपके लिए, आपको आपने जो अपेक्षाएं रखी हैं उनमें वो खरा उतर रहा है, तो उसे जश्न में मतलब बदलना चाहिए, उसे खुशी मनानी चाहिए। ठीक है, वही चीज है कि सफलता पूर्वक करता है तो प्रशिक्षक को, यानी कि प्रशिक्षक एक तरह से बोल रहे हैं, कंपनी में बोल रहे हैं, प्रशिक्षक भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी टीचर या कोई भी प्रशिक्षक है, वो अगर सिखा रहा है, जैसे कि मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपने एग्जाम में भाई 50 में से 50 नंबर ले आए, तो हमारा भाई हक बनता है कि हम यहाँ पे उसको इंट्रोडक्शन कराएं। अगर इंट्रोडक्शन कराएंगे तो एक तरह से क्या होगा, उसके लिए एक जश्न का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा कि देखो हम सर के पास गए और वहां पे क्या हुआ कि हमारा इंट्रोडक्शन दिया गया। तो वही चीज होता है सफलता का जश्न मनाना। कंपनी में भी यही चीज रखनी चाहिए कि कोई भी इंप्लॉय अगर सफलता से काम करता है, सही से काम करता है लगन के साथ, तो उसकी सफलता का जश्न मनाना चाहिए। ठीक है, इसमें से और क्या होता है
कि जश्न मनाते हैं, इससे क्या होता है, जो दूसरे इम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो और भी इम्प्लॉय होते हैं, जो दूसरे वर्कर होते हैं, ठीक है, या दूसरे जो भी हमारे साथ जो भी दूसरे इम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, दूसरे हमारे जो भी एम्प्लॉय होते हैं उन्हें क्या मिलता है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है? उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। समझ रहे हैं ना? उन्हें भी क्या होता है कि प्रोत्साहन मिलता है। और क्या करते हैं कि वह भी क्या है कि कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, वह भी अपने आप को बदलने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने आप में सुधार करने की कोशिश करते हैं, अपने आप में सुधार करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? सुधार करने की कोशिश करते हैं। सुधार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है, कोशिश करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो अच्छा नंबर लाया, उसे इंट्रोडक्शन कराएगा, तो आप लोग भी क्या सोचते नहीं यार हम भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करें कि इसके बराबर आ सके, इस या इससे आगे आ सके, ठीक है, हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो क्या होता है, अगर उस बच्चे को आपसे इंट्रोड्यूस कराया गया तो आपको प्रोत्साहन भी मिला, वहां पे प्रोत्साहन मिला, उसके बाद क्या हुआ, आपने अपने आप में सुधार करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? सुधार करने की कोशिश करते हैं। सेम वही चीज फॉलो होती है हमारी किसी भी इंडस्ट्री में। कोई भी इम्प्लॉइज होता है, उसकी वजह से अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा बनाता है, कोई भी जॉब है अच्छा बनाता है, तो इम्प्लॉय को अगर सभी इम्प्लॉय के सामने आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसको जो है सफलता का उसकी जश्न मनाते हैं, तो क्या होता है, इम्प्लॉय जो अदर इम्प्लॉय भी जो होते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, उनको भी फीडबैक मिलता है, तो वो भी क्या करते हैं कि अपने आप में सुधार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वो भी अपने आप में क्या करते हैं कि सुधार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ना, सफलता का जश्न मनाना। आगे हम लोग देखते हैं कि सुरक्षा। प्रशिक्षक को अपने अधिगमकर्ता को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना चाहिए। देखो भाई, सब चीजें जरूरी हैं। वर्कर से आप कितना भी वर्क करवा लो, कितनी भी मेहनत करवा लो, सब कुछ करवा लो, लेकिन ये जो चीज है इसका एक अपना ही अलग रोल प्ले रहता है कि सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी इज द फर्स्ट, क्या है, सेफ्टी हमारा फर्स्ट है, ठीक है। सेफ्टी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपनी कंपनी में हमेशा, अगर मान लीजिए कि काम हो रहा है, मशीन के थ्रू काम हो रहा है, तो हमें हमेशा जो भी सेफ्टी सुरक्षा जो होता है, जैसे कि होता नहीं है हर एक ट्रेड थ्योरी जब पढ़ते हैं स्टार्टिंग में एक चैप्टर होता है सुरक्षा एंड ट्रेड परिचय सुरक्षा का जो होता है चैप्टर, उसमें क्या होता है कि सारी चीजें दी रहती हैं। तो हम हमारी कंपनी में हर एक चीज, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, इस तरह से सारी चीजें हमें रखना चाहिए कि क्या है कि सुरक्षा, कोई भी वर्कर्स है उसे मतलब कि जो होता है हेलमेट हो गया, उसके बाद ग्लव्स हो गए, उसके बाद क्या बोलते हैं चश्मा हो गया, जूते हो गए, ये सारी चीजें सेफ्टी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कई बार होता है कि मशीन से क्या करते हैं, कई बार जो लोहा काटा जाता है उनमें क्या होता है, जो भी उनका जो कण गिरता है ना तो गर्म होता है, जब वो चलता है मशीन से कटता है तो गर्म हो जाता है जब गिरता है। तो अगर हम लोग जूता अगर नहीं पहने, रबड़ का जूता अगर नहीं पहने हैं, तो वो क्या हो सकता है, हम लोग के पैर में धंस सकता है। इसलिए वहां पे क्या होता है कि एक रूल होता है कि आपको एप्रन पहन के जाना होता है, पूरा एक जो सेफ्टी सुरक्षा का जो एक कपड़ा होता है उसे पहनना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, आपको रबड़ के शूज पहनने होते हैं, हेलमेट भी पहनना होता है कि सर पे मान लीजिए कहीं से कोई चीज गिरे ना, ठीक है। आंखों पे गॉगल्स पहनने होते हैं, चश्मा पहनना होता है आंखों पे, उससे क्या होता है कि आंखों में भी कण नहीं जाते। मान लीजिए कई बार आप कटिंग कर रहे हैं, कोई भी वेल्डिंग कर रहे हैं, आपकी आंखों पे ना नुकसान हो, ठीक है। मास्क पहने रहना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो ये आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको ट्रेड के स्टार्टिंग में ही ये चीजें पढ़ा दी जाती हैं कि सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि प्रशिक्षक को अपने अधिगमकर्ता को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना चाहिए। जैसे कि आप जब किसी कॉलेज में ITI में जब पढ़ने जाते हैं तो वहां पे आपसे बोला जाता है कि पढ़ाने से पहले टीचर जो होता है आपको सुरक्षा का जो भी सिस्टम है वो सारा बता देता है, जो भी तरीका है सब कुछ बता दिया जाता है। तो वही चीजें यहाँ पे भी रखना चाहिए कि सुरक्षा की सारी चीजें हमें जानकारी देनी चाहिए, हमारी कंपनी में भी सारी चीजें रखनी चाहिए। सुरक्षा का जितना भी हमारा मतलब कि पूरा ड्रेस होती है सारी चीजें रखनी चाहिए। सुरक्षा में कई सारी चीजें आती हैं, हमें
खुले मतलब बाही नहीं रखनी चाहिए, बाल बड़े नहीं रखने चाहिए, या गले में मफलर नहीं डालना चाहिए, गले में कोई कपड़ा नहीं डालना चाहिए जिससे मशीन में ना फंसे, या कई सारी चीजें होती हैं जो हमें सुरक्षा करनी चाहिए। तो यही चीज है कि इसमें क्या होता है, वर्कर्स जो होते हैं, आपकी जो कंपनी है वहां पे अगर आप सेफ्टी का जो माहौल रखते हैं तो वहां पे जो वर्कर्स हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं और आपकी कंपनी में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए सुरक्षा का माहौल भी ज्यादा जरूरी है। अब व्यक्तिगत शक्ति विश्लेषण है, ये हमारा अगला टॉपिक है। हम लोग थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या स्पष्ट होना, ये तो हमारा हो गया। सीखने का, यहां से हम लोग रिवाइज कर देते हैं। सीखने के वातावरण का निर्माण, भाई आपने अपनी कंपनी में क्या किया, सीखने के वातावरण का निर्माण रखें कि कोई भी वर्कर से जिसे कुछ दिक्कत हो रही है तो एक्स्ट्रा रुक के भी वहां पे सीख सकता है चीजों को। सीखने की प्रैक्टिकल जो करने की चीजें रखें, इस बारे में यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद क्या है, सकारात्मक अधिगम वातावरण निर्माण के घटक, यानी कि सकारात्मक, यानी कि जो आपके यहाँ पे जो आपने क्या किया, जो आपने सीखने का वातावरण किया, तो इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी सकारात्मक अधिगम वातावरण, यानी कि जो सकारात्मक चीजें उनके जो घटक है क्या क्या है, सहयोगात्मक सीखने का माहौल रखना चाहिए। हमेशा सहयोगात्मक सीखने का माहौल रखें कि एक दूसरे की वहां पे क्या हो सके, सहयोग हो सके। उसके बाद अधिगमकर्ता की आवश्यकता को जानना, आपने वहां पे सिखाया तो यहाँ पे क्या सहयोगात्मक माहौल तो रखा, लेकिन कुछ वहां पे चीजें उसे नहीं समझ में आ रही हैं तो उसकी आवश्यकता को भी जानना चाहिए। आवश्यकता को जाना तो फिर सकारात्मकता भी बनाए रखना जरूरी है, उनके प्रति हमेशा पॉजिटिविटी भी बनाए रखना जरूरी है। आगे देखें तो प्रतिपुष्टि देना, वहां पे उनसे क्या गलती हो रही, सकारात्मकता आपने समझाया भी फिर भी क्या गलती हो रही है, तो वहां पे भी फीडबैक देना। ठीक है, उसके बाद क्या है, सफलता का जश्न मनाना। अगर आपने सब कुछ ट्रेनिंग सही हो गए, सीख गया एम्प्लॉय जो है सीख गया, या जो भी आप मतलब प्रशिक्षक है जो भी अपने स्टूडेंट को सिखाया सीख गए, तो वहां पे उनको एक बार प्रोत्साहन देना चाहिए, उनकी सफलता का जश्न मनाना चाहिए, यानी कि उन्हें जो भी है खुशी महसूस हो। उससे क्या होता है, एम्प्लॉय जो होता है प्रोत्साहित होता है और खुद को सुधारने की कोशिश करता है। आगे हमने क्या देखा कि सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिले उनके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है।